नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जो है जनता दरबार और जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के जो है आदेश दिए। समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए और सीएम योगी ने जन समस्याओं को सुनने के साथ साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए निस्तारण करने के लिए। योगी सरकार 22 जनवरी को प्रयागराज में एक विशेष कैबिनेट बैठक का आयोजित करने के लिए तैयार है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बता दें कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी भी लगाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक 22 जनवरी को अरेल के त्रिवेणी संकुंभ में जो है आयोजित की जाएगी और इस बैठक में 54 मंत्री और 130 वीआईपी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि अरेल की ओर बैठक होने से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते खुले रहेंगे और शहर से मेला क्षेत्र की ओर से आने वाले रास्तों पर यातायात सुगम रहेगा। हालांकि कैबिनेट की बैठक का समय जो है अभी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास बैठक करने की तैयारी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बैठक में शामिल होने वाले मंत्री गंगा में पुण्य की डुबकी लगाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही वीआईपी जेटी का विस्तार किया जाएगा और आपको बता दें कि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। 54 मंत्री यहां पर वीआईपी जेटी का भी विस्तार किया जाएगा और 130 वीआईपी को बुलाया गया है। 54 मंत्री भी उसमें शामिल हैं। मंत्रिमंडल के साथ में डुबकी लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उधर इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने मंगलवार को त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद सुधा मूर्ति ने बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए और वे दिन भर स्नान दर्शन और पूजना में लीन रहीं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सीएम योगी के नेतृत्व में महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर अच्छी व्यवस्था कराई गई है। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। और महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि ये भगवान और गंगा मैया की दुआ से संभव हुआ है, इसी वजह से मुझे महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। तो सुधा मूर्ति ने आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ की जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए प्रशंसा भी की है और सीएम योगी आदित्यनाथ को लंबी आयु के लिए आशीर्वाद के रूप में उन्होंने दुआ भी की और ऐसे में जो है महाकुंभ में अच्छी व्यवस्था को देखकर प्रसन्न हुई और सुधा मूर्ति ने आस्था की डुबकी लगाई। उधर अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवना मीन ने स्वामी अधोक्षजानंद से मुलाकात की है
स्वामी अधोक्षजानंद से जो है मुलाकात की। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जो है प्रयागराज कुंभ पर्व क्षेत्र में स्थित जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आश्रम में 30,000 कपड़े के थैलों और एक जौहर डस्टबिन के वितरण का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना और सिंगल यूज प्लास्टिक पर निर्भरता कम करना है। यह कार्यक्रम नगरीय विकास विभाग एवं आईटीसी मिशन सुनहरा कल के सहयोग से जो है कुंभ मेला क्षेत्र और प्रदेश को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुंभ नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का मीडिया सेंटर में उद्घाटन हुआ। पंपकिन नाम के इस रेस्टोरेंट में महाकुंभ 2025 की झलक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि इसकी खास बात यह है कि रेस्टोरेंट के नीचे के तल में रसोई और प्रथम तल पर रेस्टोरेंट है और एक साथ 25 लोग बैठकर शुद्ध शाकाहारी सात्विक खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। डबल डेकर बस फूड कोर्ट के फाउंडर मनवीर गोदारा ने बताया कि पंपकिन ब्रांड की लॉन्चिंग कुंभ मेले से की जा रही है। आने वाले समय में इसे काशी, मथुरा, अयोध्या धार्मिक स्थलों पर शुरू किया जाएगा। पंपकिन में खाने का रेट जो है आम श्रद्धालुओं के बजट के अनुसार रखा गया है। इस खास रेस्टोरेंट से जो है खास मौके पर उपवास का खाना भी मिलेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने राज्य की 14 सीटों पर का जिम्मा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है और आपको बता दें कि इसमें एक सीट आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा की है। वहीं जानकारी के अनुसार बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर सबसे ज्यादा रैलियों में सीएम योगी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2 शहरी के तहत मकान बनाने के लिए बुजुर्गों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि इस योजना में दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ ही इस बार मध्य आय वर्ग वालों को पात्र मानते हुए बुजुर्गों को जहां 30,000 तो वहीं परित्यक्त और विधवा महिलाओं को निर्धारित अनुदान के अलावा 20,000 रुपए के अतिरिक्त मदद दी जाएगी। 22 महीने में मकान बनाने वालों को 10,000 रुपए बतौर पुरस्कार दिया जाएंगे। आपको बता दें कि इससे संबंधित नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वें राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण बधाई और मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले समय और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो एक साथ काम करने के लिए तत्पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति बनने पर जो है ट्विटर मीडिया यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई संदेश दिया गया है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि एक साथ काम करने के लिए तत्पर हूं और जिस तरीके से आपके कार्यकाल के लिए
शुभकामनाएं और बधाई उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। उधर महाकुंभ नगर वाटर विमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रख्यात शिप्रा पाठक महाकुंभ में त्रिवेणी संगम की स्वच्छता अविरलता देखकर अभिभूत नजर आ रही हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट किया है। दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ में जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक थैला एक थाली अभियान में जुटी शिप्रा ने कहा है कि संगम समेत पूरे महाकुंभ में स्वच्छता का जो दृश्य दिख रहा है वो अद्भुत है। ये सुंदर व्यवस्था एक ऐसे व्यक्ति ने की है जो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक साधक है, योगी हैं और सन्यासी हैं। उद्योगपति गौतम अडानी महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन किया। साथ ही पूजा के बाद भोजन वितरित करते हुए जो है आपको बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी ने अपनी पत्नी के साथ में महाकुंभ मेला में शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद बुलंदशहर में गैस रिसाव की दुर्घटना पर दुख जताते हुए राहत कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्तियों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सीआरपीएफ, एसओजी ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जो है सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में 16 नक्सली ढेर हो गए हैं। मुख्य जो है आपको बता दें कि मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अंतिम सांस ले रहा है नक्सलवाद। उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए उन्होंने लिखा कि मुठभेड़ में 16 नक्सली ढेर हो गए हैं और इसमें लगातार सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई के साथ साथ जो है ये खबर सामने आ रही है जहां पर नक्सलवाद पर जो है करारा प्रहार यहां सुरक्षा बल एजेंसियों के द्वारा देखने को मिला है और संयुक्त टीम ने जो है ये कार्रवाई करते हुए 16 नक्सली ढेर कर दिया। गोरखपुर में संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। वहीं सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के नागरिकों का स्वाभिमान होता है क्योंकि उसी से उसका सम्मान जुड़ता है। और ये हमारा गौरव है कि जो संविधान
उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध करके 140 करोड़ भारतवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ बना करके दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित किया। संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत अकेली दुनिया का देश है जो इन मूल्यों की तरह काम कर रहा है। उनका अक्षरशः पालन करते हुए एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के अंदर तमाम देशों ने लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन वहां दबे कुचले लोगों को वोटिंग राइट बाद में मिली, महिलाओं को ये अधिकार बाद में मिला। लेकिन भारत के अंदर 1950 को जब भारत ने 26 जनवरी के दिन अपना संविधान अंगीकार किया और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तभी से हर वयस्क मतदाता को, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, मत और मजहब का हो, बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क मतदाता को अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे सरकार चुनने के लिए अपना मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता भारत के संविधान ने दी। और इसीलिए कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महामानव थे। व्यक्तिगत अपमान सहा, लेकिन राष्ट्र के विकास में अपने व्यक्तिगत राग द्वेष को उन्होंने कभी आड़े नहीं आने दिया, कभी नहीं आने दिया। उन्होंने भेदभाव को सहा, उसके अनुरूप जीवन यापन किया, लेकिन राष्ट्र के विकास में ये भावनाएं कभी आड़े ना आने पाए। इसके लिए सदैव सजग होकर के, सचेत होकर के वे कार्य करते रहे। दुनिया की उच्चतम डिग्री उन्होंने हासिल की, लॉ की, अर्थशास्त्र की, प्रशासनिक व्यवस्था की, लेकिन कभी भी उन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान को आंच नहीं आने दी। जो महामानव देश के लिए लड़ता रहा, व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उठ करके देश और समाज के लिए कार्य करता रहा, वंचित तबके को, गरीबों को, महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए कार्य करता रहा, उस महामानव ने कभी अपनी व्यक्तिगत चिंता नहीं की। व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उठ करके और लगातार कार्य करता रहा। और यही कारण है कि हम सब उन्हें एक महामानव के रूप में मानते हैं। लोक कल्याण, राष्ट्र का कल्याण हो, यही उनका जीवन था। लेकिन उस महामानव को देश के अंदर आजादी के बाद बनी पहली सरकार ने जो सम्मान देना चाहिए था, नहीं दिया। 1952 में बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी लगाई थी। उन्हें चुनाव में परास्त करवाने का काम किया।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1946 में संविधान सभा के सदस्य न बने, इसके लिए षड्यंत्र किए गए। उनकी क्षेत्र की जो सीट थी, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, नॉन मुस्लिम क्षेत्र थे, उन्हें विभाजन का हिस्सा बना दिया गया, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव न जीतने पाए। उन्नीस सौ 1954 में उपचुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फिर से मुंबई से चुनाव लड़ने की कोशिश की। कांग्रेस ने उनके सहायक को तोड़ दिया और उसी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ लड़ाने का काम किया, उन्हें परास्त करने का काम किया। यानी कोई भी ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस ने नहीं छोड़ा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने के लिए। अपने नेताओं के बड़े बड़े स्मारक कांग्रेस ने बनाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भी स्मारक नहीं बनने दिया, एक भी स्मारक नहीं बनने दिया। यहां तक कि मऊ मध्य प्रदेश में, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था, मऊ छावनी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, नहीं बनने दिया। इंग्लैंड में रह करके, जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, उस भवन को कभी भी भारत सरकार खरीदे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं किया। दिल्ली में रह करके जिस भवन में उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, उस भवन को स्मारक बनाने की मांग हो रही थी 1956 से ही। 9 अलीपुर मार्ग दिल्ली का नहीं बनने दिया कांग्रेस ने। नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। जहां उनका अंतिम संस्कार बना हुआ था मुंबई के चैत्य भूमि में, वहां स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन 5 स्थानों पर 5 अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मऊ छावनी मध्य प्रदेश। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर वक्त हुआ है राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय